हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का आदर्श एकेडमी क्लास में। और आज लेके आए हैं हम फिर 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं मेरे भाई। चलिए और देखिए पहला क्वेश्चन ही क्या कहता है। पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल से, तो बनाइए। तो अब तो आप लोग को इतना प्रैक्टिस करा दिए कि समांतर क्रम में अगर कोई भी हिसाब दे तो आप उसे बना सकते हैं, और यह तो एकदम इजी है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए कहता है समांतर क्रम में, कहता है प्रत्येक 20 ओम के 4 प्रतिरोध। क्या कहता है मेरे भाई, 20 ओम के कहता है कि 4 प्रतिरोध है, और इसको लगाया गया है किस क्रम में, समांतर क्रम में लगाया है। इसका मतलब कि 1/r बराबर हो जाएगा कितना, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/rn तक होता है। कहाँ तक होता है, n तक होता है। मतलब जैव प्रतिरोध लगा रहेगा वहां तक इसको हम ले जाएंगे। तो इसमें कहाँ तक लगाया गया है मेरा, कहता है कि 4 प्रतिरोध को लगाया है। क्या वो प्रतिरोध को लगाया है, 4 प्रतिरोध को लगाया है। तो 4 प्रतिरोध को लगा दीजिए, कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20। देखिए 20 का एलसीएम 20 हो जाएगा, और सब इक्के से न कटेगा, यानी जब लीजिएगा तो हो जाएगा 4/20। ठीक है, काट दीजिएगा तो 1/5। ठीक है, कितना जाएगा 1/5, यानी कितना आ गया, ये आ जाएगा 1/r। देखिए ये 1/r बराबर आ जाएगा 1/5। तो r बराबर हो जाएगा कितना, 5 ओम। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 ओम हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। जब भी समांतर क्रम में कितना भी प्रतिरोध दे तो उसका फॉर्मूला 1/r बराबर 1 प्लस r1 प्लस r2 प्लस r3 डॉट 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 कहाँ तक, rn तक जैव रहेगा उतना तक हम ले जाएंगे। उसके बाद देखिए नीचे वाला सब कैल्शियम निकालिएगा, 20 हो जाएगा, सब एक के है तो 1 2 3 4 होगा। 20 एक मल्टीप्लाई करता है, 1 से गुना कीजिएगा 1, तो इस तरीके से 4 होगा। 4 से कट गया 5, 1/5, तो 1/r बराबर 1/5 आ जाता है। r बराबर कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। सारे न्यूमेरिकल को एक जगह कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उसका रिवीजन कर लीजिएगा। जितना भी न्यूमेरिकल बताएंगे उससे एक भी बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में मेरे भाई, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल हैं। चलिए कहता है दूसरा क्वेश्चन कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। कहता है कि गति का जो दूसरा नियम है वह किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो बनाइए। तो कहता है वेग त्वरण स्थिति, वेग स्थिति और समय। फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए गति, न्यूटन गति का जो पहला नियम है, बस कुछ नहीं करना है, उसका समीकरण याद रखना है, बस आपका हिसाब क्या होगा, ये बन जाएगा। तो उसका होता है v बराबर u प्लस at। न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है गति का, उसे हमें प्राप्त हो तो फॉर्मूला क्या हो प्राप्त होता है, v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है मेरे भाई, वेग है और क्या है, त्वरण है। ये छोड़ दीजिए, उधर छोड़ दीजिए। वेग और किसके बीच संबंध दर्शाता है, u मतलब वेग हो गया, प्रारंभिक वेग हो गया, और a मतलब एक्सीलरेशन मतलब क्या है, त्वरण है। तो देखिए तो यानी यह जो फॉर्मूला है वो कह रहा है कि वेग और किसके बीच है, त्वरण के बीच संबंध है। समय भी है, समय का तो इसमें जिक्र नहीं है। तो हमेशा लास्ट वाला को छोड़कर चलिएगा, जो भी फॉर्मूला इस दोनों को लेकर चलिएगा। तो देखिए वेग और त्वरण कहाँ है, स्थिति समय नहीं होगा, स्थिति वेग नहीं होगा, तब का हो जाएगा वेग और त्वरण हो जाएगा ए। तो यह फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे आपका बन जाएगा वेग प्लस त्वरण। चलिए अगर आपसे पूछेगा कि न्यूटन की गति के पहला नियम से, कहेगा कि किस नियम से बल के परिभाषा मिलता है, तो हो जाएगा किससे, फर्स्ट लॉ से ही बल का परिभाषा मिलता है। ठीक है,
लेकिन व्यंजक पूछ ले तो सेकेंड। कहता है यदि आप ठोस वस्तु को गर्म करें तो कहता है किस भाग में सर्वाधिक विस्तार होगा। कहता है मेरे भाई कि यह कोई ठोस वस्तु है, मान लीजिए ये ठोस वस्तु है, ठीक है। तो कहता है कि इसे जब हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई, गर्म करेंगे, तो कहता है कि गर्म करने पर इसके किस भाग में सबसे ज्यादा विस्तार होगा। तो देखिए सबसे ज्यादा विस्तार जो होगा इसके आयतन में होगा। किसमें होगा, आयतन में होगा। क्योंकि एक पर्सनली इसके क्षेत्रफल लंबाई में नहीं ना होगा। अब ठोस कोई वस्तु है, अब इसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा, क्या चौड़ाई लंबाई। तो इसका जो आयतन होगा ना, इसका जो आयतन हो गया LBH, इसमें इसका क्या होगा, विस्तार हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आयतन होगा, इसका जो लंबाई होगा, चौड़ाई, जो ऊंचाई होगा, वो सभी आयतन में विस्तार होगा। तो क्वेश्चन कहता है कि सर्वाधिक विस्तार क्या होगा इसमें मेरे भाई, तो इसमें आयतन होगा, कभी भी लंबाई नहीं मारिएगा, ठीक है, गलती हो जाएगा। और यह प्रीवियस ईयर जो है पूछा हुआ क्वेश्चन, सारे पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि समजात अंग होते हैं, क्या होते हैं मेरे भाई, समजात अंग होता है। ये जो समजात अंग है ना, ये पीटी को दर्शाता है। और काफी समय पहले कुछ समजात अंग मेरे होते थे, लेकिन अब नहीं है। तो कहता है कि समजात अंग होते हैं, मतलब कैसे होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। तो कि समजात अंग जो है कैसे होते हैं, उत्पत्ति के समान होगा, कथी के समान होगा, फटाफट आपका आंसर बताइए। तो क्या होगा इसका मेरे भाई, ए में ऑप्शन है कार्य के समान, बी में ऑप्शन है आपका उत्पत्ति के समान, और सी में ऑप्शन है व्यवहार के समान, और डी में ऑप्शन क्या है, और सी में विकास के समान, और डी में व्यवहार के समान। देखिए तो यह जो समजात जो अंग होते हैं मेरे भाई, यह उत्पत्ति के समान होता है। किसके समान हो गया, उत्पत्ति के समान होते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। कहता है शहद किस वंश के जीव से प्राप्त होता है। कहता है कि शहद जो है, तो नोट कीजिए मेरे भाई, शहद जो होता है यह आर्थ्रोपोडा के जीव से जो है, संघ के जीव से जो है प्राप्त होता है। नोट कीजिएगा आर्थ्रोपोडा में कौन कौन आता है मेरे भाई, तो नोट कीजिएगा आर्थ्रोपोडा में आपका मधुमक्खी आएगा, मक्खी आएगा, मच्छर आएगा, तिलचट्टा आएगा, खटमल आएगा, ठीक है, झींगा आएगा। ये सभी के सभी जो है किस में आते हैं मेरे भाई, आर्थ्रोपोडा में आता है। किस में आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। मोलस्का में लिखिए इसमें घोंघा और क्या होगा, सीप, जिसको सितुआ कहते हैं, घोंघा और सीप जो है मोलस्का के अंतर्गत आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। चलिए कहता है टिड्डा के कान उसके डैश पर होता है। कहता है कि टिड्डा जो जीव है उसमें उसका कान कहाँ होता है। तो टिड्डा जो है वो मुख्य रूप से उसमें 3 भाग में ही उसका जो है शरीर विभाजित होता है। उसमें से एक भाग होता है उसका पेट, और उसी पेट पर एक जो है ना गोल छिद्र होता है, वह उसका आंख के कान के समान जो है काम करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। यानी टिड्डा के कान उसके किस पर होता है, पेट पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि मनुष्य के आहार नाल के किस भाग से एंजाइम नहीं निकलता है। देखिए मेरे भाई ये तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछता है खूब, कहेगा कि अमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है, आंत क्षुद्रांत ग्रंथि के आंतरिक भाग आंत्र से कौन सा गैस निकलता है, और काफी ये पूछता है मेरे भाई। और बच्चे इसमें फंसते हैं, उसमें माइलेज भी देगा, लाइपेज भी दे देगा, ट्रिप्सिन वगैरह सब दे देगा ऑप्शन। तो उसमें दिक्कत हो जाती है बच्चों को कि क्या मारे, कंफ्यूजन में गलती होता है। लेकिन आज के बाद से आपका गलती नहीं होगा। चलिए
पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो देखिए थोड़ा सा इसको हम ऊपर वाले को नोट कर लिए होंगे, तो मिटाते हैं मेरे भाई। नोट कर लिए है ना, नोट कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए मानव के जो शरीर है, ठीक है, शरीर के अंदर से जब हम कोई भोजन ग्रहण करते हैं तो बहुत सारे एंजाइम जो है निकलते हैं। और एंजाइम का काम क्या होता है मेरे भाई? इसका काम होता है भोजन को पाचन करना। क्या काम होता है? भोजन को पाचन कराना में मदद करना, पाचन कराने में मदद करना। तो देखिए बात करें मुख से, ठीक है, तो मुख से जो है तो इसका आंसर तो हो जाएगा कि हो जाएगा ग्रासिका। ग्रासिका से मेरे भाई कोई जो है नहीं निकलता है। बात करें मुख से तो नोट कीजिए मुख से 2 एंजाइम निकलता है और उसका याद रखिए क्या? टाल। क्या याद रखना है? टाल। मतलब मुंह में क्या निकलता है मेरे भाई? टाल निकलता है। बस क्या याद रखना है? देहाती जुगाड़ याद रखना है, टाल। तो देखिए क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा टाइलिन, और ला से हो जाएगा क्या मेरे भाई? लाइसोजाइम। नोट कर लीजिए लाइसोजाइम और टाइलिन जो है कहां से निकलता है मेरे भाई? मुख से निकलता है। ये जो लार पाया जाता है मुंह में, उसमें से टाइलिन निकलता है और लाइसोजाइम निकलता है। तो मुख, तो पूछेगा कि मुंह में से, मुख से, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाल, टाइलिन, लाइसोजाइम। अच्छे से नोट कर लीजिए एकदम प्यार से। उसके बाद देखिए, उसके बाद दिया है अमाशय। दूसरा लिखिए अमाशय। तो देखिए अमाशय से मेरे भाई जठर रस निकलता है, और जठर रस से 3 एंजाइम जो है मेरे भाई निकलता है। कौन सा एंजाइम निकलता है? कितने एंजाइम निकलता है? 3 एंजाइम निकलता है। तो जठर रस से जो है, नोट कीजिए, जठर रस से 3 एंजाइम निकलता है। याद क्या रखना है? प्रेमी। कहां से? प्रेमी निकलता है। क्या निकलता है मेरे भाई? प्रेमी। प्रेमी जठर रस से निकलता है, अमाशय से निकलता है प्रेमिया। तो देखिए प से हो जाएगा आपका पेप्सिन। क्या हो जाएगा? पेप्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेप्सिन हो गया। और रे से हो जाएगा रेनिन। रे से हो जाएगा रेनिन। और मी से हो जाएगा, मी से क्या हो जाएगा? माइसिन। तो अगर आपसे पूछे कि जठर रस से कौन सा निकलता है, तो 3 एंजाइम निकलता है। कौन? प्रेमी निकलता है। प्रेमी ना, माइसिन निकलता है। क्या निकलता है? माइसिन निकलता है। तो सारे पॉइंट को मेरे भाई अच्छे से नोट कर लीजिए। और एक और देखते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो इसका आंसर हो गया ग्रासिका। इसको नोट कीजिए, इसको दोनों को नोट कीजिए। तो मिटाकर एक और है उसको हम लिख देंगे इसमें। चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, लिख लिए। यहां पर म्यूसिन होगा मेरे भाई, म्यूसिन लिख लीजिएगा। क्या हो जाएगा? म्यूसिन। अब कौन बच गया? अब देखिए आंत्र में क्या निकलता है, इसको नोट कर लिए। तो देखिए आंत में क्या निकलता है? तो प्रेमी याद रखना है। पे से पेप्सिन हो गया, रे से हो गया रेनिन, और टी से क्या हो जाएगा? प्रेमी ना, मा से हो जाएगा म्यूसिन एंजाइम। कहां से निकलता है? यह अमाशय से निकलता है। एक को लिखिए आंत। आंत जो है ना, यह क्षुद्रांत भाग का अतिरिक्त भाग होता है, आंतरिक भाग होता है। और यहां से क्या याद रखना है कि मेरे भाई क्या याद रखना है? ट्रीलाई। क्या याद रखना है? ट्रीलाई। मुख में बताए थे क्या? टाल। अमाशय में क्या बोलता है? प्रेमी। क्या? और आंत में याद रखना है क्षुद्रांत भाग का आंतरिक भाग होता है। यहां से क्या निकलता है? ट्रीनील निकलता है। ट्री से याद रखिएगा ट्रिप्सिन। ल से लिखाएगी, याद रखिएगा लाइपेज। और ई से हो जाएगा इमाइलेज। ये तीनों एंजाइम जो है मेरे भाई
आंत से निकलता है, जो क्षुद्रांत भाग का आंतरिक भाग है, वहां से टी से हो जाएगा ट्रिप्सिन, ला से हो जाएगा लाइपेज, ला से, और ई से हो जाएगा इमाइलेज। यह मेरे भाई ये सारे तीनों पॉइंट नोट कर लीजिए, आप एग्जाम में कभी भी नहीं फंसिएगा, और याद भी हो गया होगा। मुख में क्या टाल, आमाशय में क्या जठरा से प्रेमी, और आंख से क्या हो जाएगा ट्री लाई, ठीक है, हो गया। चलिए तो आपका आंसर निकाल गया, सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, 7वां क्वेश्चन कहता है कि रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल निम्न में से किस उम्र का पता लगाने के लिए किया जाता है। रेफरेंस देखिए, तो रेडियो कार्बन डेटिंग जो है मेरे भाई, इसका विकास शिकागो विश्वविद्यालय में कब, शिकागो नोट कीजिएगा कि इसका विकास, ठीक है, बिलार्ड बिली ने, किसने, नोट कीजिएगा इसमें, बिलार्ड बिली द्वारा 1940 में शिकागो विश्वविद्यालय में रेडियो कार्बन डेटिंग का विकास किया गया मेरे भाई। और बिलार्ड बिली को जो है रसायन शास्त्र के लिए 1960 में नोबेल पुरस्कार भी दिया, से सम्मानित भी किया गया, किसको, रॉबर्ट बिली को। और यह कार्बन डेटिंग का शिकागो विश्वविद्यालय में निर्माण हुआ, खोज हुआ। किसी भी जीव का वायु जो है वह C14 और C12 के अनुपात के आधार पर ही निकाला जाता है। कार्बन 14 और 12 के अनुपात के आधार पर किसी भी पदार्थ का जो है आयु जो है ज्ञात किया जाता है पुरातत्व विभाग में। और इसका प्रयोग सबसे अधिक पुरातत्व विभाग करता है। कौन करता है? पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाता है। देखते होंगे कहीं जो है खोपड़ी मिलता है, तो कहीं मानव का हड्डी मिलता है, तो कहीं कुछ सिंधु घाटी सभ्यता का पुराने स्थल जो है उसका खोज अभी तक खुदाई होते रहता है। तो उसमें उसका जो वायु का निर्धारण करते हैं वही कार्बन 14 और 12 के अनुपातिक आधार पर जो है उसका आयु ज्ञात कर लिया जाता है। तो कहता है इसका इस्तेमाल जो है जीवाश्मों की आयु में किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में। बात करें शैलों के या पृथ्वी के, तो इसमें यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है उसकी आयु ज्ञात करने के लिए। लेकिन जीवाश्म का पूछेगा तो हो जाएगा किसका? कार्बन डेटिंग का, तो जीवाश्म का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगर पूछेंगे किसके अनुपातिक के आधार पर निकाला जाता है, तो कार्बन 14 और 12 के अनुपातिक के आधार पर जो है आपका क्या कर दिया जाता है मेरे भाई? निकाला जाता है। ठीक है, और इसका सर्वाधिक प्रयोग जो है पुरातत्व विभाग में किया जाता है। चलिए 8वां क्वेश्चन कहता है फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप क्या? देखिए यहाँ पूछ रहा है काम आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है ठीक से दीजिएगा। सारे पॉइंट को मेरे भाई नोट करते चलिएगा। देखिए क्या कहता है, कहता है कि फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप। देखिए ऐसे जनरली फोटोग्राफी में प्रयोग सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। सोचे पूछे फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, अगर पूछे कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है तो सिल्वर ब्रोमाइड होगा। लेकिन पूछेगा कि फोटोग्राफी में प्रयोग होने वाला हाइपो का रासायनिक नाम, या हाइपो पूछे तो हो जाएगा आपका सोडियम थायोसल्फेट। क्या हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट पूछेगा रासायनिक रूप, सोडियम थायोसल्फेट। और सिल्वर ब्रोमाइड जो है क्या हो जाएगा? फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है जनरली पूछे तो। सिल्वर नाइट्रेट का बात करें, सी में है सिल्वर नाइट्रेट, तो इसमें लगिए, इसमें लिखिए। आप वोट देने गए होंगे तो उंगली पर एक जो है निशान लगा देता है, उंगली ऊपर क्या करता है? निशान लगा देता है। और देखिएगा नाखून पर यहाँ जो रंग देगा वो कई दिनों तक जल्दी नहीं छूटता है। तो चुनाव प्रचार में मतदान करने के समय जो उंगलियों पर निशान लगाते हैं मेरे भाई, वह कौन रहता है? सिल्वर नाइट्रेट का रहता है, वह उंगली पर लगा देगा, जल्दी नहीं छूटता है। बात करें सिल्वर आयोडाइड को, तो लिखिए सिल्वर आयोडाइड में लिखिए मेरे भाई कृत्रिम वर्षा कराने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें? कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। हॉलीवुड वगैरह फिल्म जगह ऐसा फिल्म देखे होंगे जिसमें वर्षा का सीन जो है शूट किया जाता है,
तो कभी कभी उसमें आपको जरूरी है, जब फिल्म करेगा तो स्वाभाविक जरूरी है कि मतलब उस समय वर्षा हो ही रहा है, तो उस समय जो है कृत्रिम वर्षा जो है कराया जाता है फिल्म शूट करने के लिए। तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो है कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। चलिए सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए 9वां क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, 9वां क्वेश्चन कहता है कि अल्फा बीटा गामा की भेदन शक्तियों को अवरोही क्रम में लिखे। अवरोही क्रम का मतलब होता है मेरे भाई घटते क्रम में। तो बात करें सबसे अधिक भेदन क्षमता की बात करें बढ़ते क्रम के रूप में, तो सबसे किसका होता है मेरे भाई, तो नोट कीजिए अल्फा हो गया, उससे ज्यादा बीटा का होता है, और सबसे ज्यादा किसका होता है गामा का। यह हो गया मेरे भाई बढ़ते क्रम में। लेकिन पूछ रहा है अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में, यानी सबसे बड़का को पहले सजाइए, तो बस इसको जो है ना इसको उलट दीजिए। ठीक है, तो उलट दीजिएगा तो गामा पहले हो जाएगा, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा। तो इसको उलटिएगा तो कौन ऑप्शन आ जाएगा, ई आ जाएगा, ए नंबर। तो अल्फा बीटा की भेदन क्षमता जो है बढ़ते क्रम में अल्फा, उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा का होता है। लेकिन पूछ रहा है अवरोही घटते क्रम में, तो बस इसको उलट दीजिए, अब आंसर हो जाएगा ये सर्वाधिक गामा का होता है। ठीक है, चलिए सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या कहता है। कहता है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्यों। तो देखिए मेरे भाई चमगादड़ जो है अंधेरा में उड़ता है। तो देखिए चमगादड़ जो अंधेरा में उड़ता है वो पराश्रव्य तरंगे छोड़ता है। क्या छोड़ता है, पराश्रव्य तरंगे छोड़ता है। बात करें पराश्रव्य तरंगे का उपयोग जो है घड़ी के पाटपुर्जे भी साफ करने में जो पराश्रव्य तरंग का उपयोग जो है किया जाता है, और यह छोड़ता है। इसे क्या करता है कि सामने जब यह छोड़ेगा, उड़ रहा है, मान लीजिए यहाँ से उड़ रहा है, सामने कोई अवरोधक है कि नहीं इसका पता लगाने के लिए, अगर अवरोधक है तो तुरंत जो है किरण टकरा कर वापस आएगा, तो दिशा जो है अपना तुरंत इधर बदल लेगा, इधर से कोई रिटर्निंग नहीं आएगा। इसका मतलब कि जो है कोई अवरोधक नहीं है तो उस तरफ वो उड़ने लगता है। तो इसे अपना जो दिशा का निर्धारण जो है करता है। उसके बाद बात करें तरंग के, तो शराब इसे 3 श्रेणी में बांटा गया है। कितने श्रेणी में, 3 श्रेणी में। एक होता है अवसरब, क्या होता है अवसरब होता है। उसके बाद होता है सरब, और एक होता है परासरब। क्या होता है परासरब। तो परासरब जो है यह चमगादड़ द्वारा उत्पादित किया जाता है। बात करें अपसरब ध्वनि, तो वैसे ध्वनि जिसका मान स्तर 20 हर्ट्ज से नीचे होता है उसे अपसरब ध्वनि कहते हैं, और इसे जो है हम लोग नहीं सुन सकते हैं, कुत्ता बिल्ली सुनता है। बात करें श्रव्य ध्वनि के, तो श्रव्य ध्वनि का सीमा 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20 से 20 हर्ट्ज के बीच नोट कीजिएगा, श्रव्य ध्वनि की सीमा आती है, और इसे जो है हम सुन सकते हैं, मनुष्य सुन सकता है। इसमें नोट कीजिएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक का जो ध्वनि होती है, तरंग होती है, वह कहलाता है प्रासव तरंग, और इसका उत्पादन कौन करता है, चमगादड़ करता है। तब आंसर हो गया प्रासव तरंगे छोड़ता है उड़ने के लिए। तो तीनों पॉइंट नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन कहता है 11 में गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। बात करें गोल्डन फाइबर का, तो नोट कीजिएगा गोल्डन फाइबर में उत्पादन में भारत जो है प्रथम स्थान है, और सबसे ज्यादा गोल्डन फाइबर की बात करें तो सबसे ज्यादा इसका उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल में होता है, राज्य में बात करें तो। और ये जो है किसे कहा जाता है, जूट को कहा जाता है, जूट के गोल्डन फाइबर कहा जाता है। चलिए कहता है निम्न में से कौन भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक इस्पात कारखाना था। ठीक है, तो तटवर्ती आधुनिक इस्पात कारखाना पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा बीजाग इस्पात कारखाना। ठीक है, लेकिन अगर पूछे कि भारत में प्रथम इस्पात कारखाना लिखिए, नोट कीजिएगा 1870 ईस्वी में। कब, 1870 ईस्वी में कुल्टी में हुआ। कहां हुआ, कुल्टी में इसका निर्माण किया गया, लेकिन यह जो है मेरे भाई क्या रहा, असफल रहा। क्या हुआ, असफल रहा। तो नोट कीजिए यह क्या रहा मेरे भाई, असफल रहा। ठीक है,
तो कुल्टी में स्थापित हुआ 1870 में, यह जो है असफल रहा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना, ठीक है, वास्तविक रूप से, तो उसकी स्थापना 1907 में हुआ था। कहाँ? टिस्को में, जो टिस्को के नाम से जाना गया, ठीक है। तो प्रथम पूछ ले, सबसे पहले 1870 में पश्चिम बंगाल में कुल्टी में हुआ था, लेकिन यह सफल हुआ। उसके बाद 1907 में टिस्को की स्थापना होती है, और यह जो है प्रथम जो है प्रथम इस्पात कारखाना था जो सफल रहा, ठीक है। तो बात करें, अगर पूछ ले आपसे कि सेल का निर्माण, अगर पूछ ले सेल, तो लिखिएगा सेल की स्थापना 1974 में हुआ। कब हुआ? 1974 में हुआ। तो क्वेश्चन था निम्न में से कौन भारत का प्रथम तटवर्ती आधुनिक पूछेगा तो बिजाग हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले दुर्गापुर कुल्टी में स्थापित किया गया था, कुल्टी में 1870 में, लेकिन यह सफल रहा, ठीक है। लेकिन वास्तविक रूप से पूछे तो 1907 में इसका स्थापना हुआ था, टिस्को के, ठीक है। चलिए सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। देखिए क्या कहता है, वन महोत्सव, कहता है 13वां क्वेश्चन कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है। मतलब कहता है कि जुलाई महीने में तो मनाया जाता है, लेकिन किस सप्ताह को? तो यह मनाया जाता है जुलाई महीने के पहले सप्ताह को। बात करें वन महोत्सव को, तो वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में, नोट कीजिएगा, के.एम. मुंशी द्वारा, इसके द्वारा, के मुंशी के द्वारा जो है वन महोत्सव मनाया जाता है। यह जो है वन महोत्सव एक पर्व के रूप में जाना जाता है। इसके शुरुआत 1950 में हुआ, किसके द्वारा? के मुंशी के द्वारा हुआ, और जुलाई के पहले सप्ताह में यह जो है मेरे भाई मनाया जाता है। चलिए नोट कर लीजिए। कहता है कि वॉइस ऑफ डिसेंट के लेखक कौन है, पुस्तक। तो देखिए 40 ईयर विथ अब्दुल कलाम अल्टोल्ड स्टोरी लिखिएगा, वह है डॉक्टर ए शिवनाथन पिल्लई का। 40 ईयर विथ अब्दुल कलाम अल्टोल्ड स्टोरी किसका है? कि लेखक कौन है? डॉक्टर ए शिवनाथन पिल्लई। सिद्धार्थ पिल्लई में लिखिएगा कोरोना कविता काल, किसके लेखक है? लिखिएगा कोरोना कविता काल के लेखक कौन है? कोरोना कविता काल के तो है श्रीधरन पिल्लई। स्टीव और वॉइस ऑफ डिसेंट के लेखक कौन हो जाएगा? आपका हो जाएगा रोमिला थापर। कौन हो जाएगा? रोमिला थापर। और इसमें लिखिए द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, इसमें लिखिएगा द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट किसका है? स्टीव वा का है। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट किसका है? स्टीव वा का है, स्टीव वा। तो आंसर हो गया वॉइस ऑफ डिसेंट के कौन? रोमिला थापर। कहता है ऑरेंज बुक के सरकारी, कहता है कि ऑरेंज बुक किसका सरकारी दस्तावेज है, मतलब किस देश का सरकारी दस्तावेज है, किसका है सरकारी दस्तावेज है? निम्न में से, निम्न में से मतलब निम्नलिखित या निम्न में से। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए तो आप लोग क्या होगा। चलिए तो कहता है ऑरेंज बुक किसका सरकारी दस्तावेज है? तो यह है मेरे भाई नीदरलैंड का। किसका है? नीदरलैंड का। बात करें ब्रिटेन और भारत का, तो नोट कीजिए ब्रिटेन और भारत का क्या है? व्हाइट पेपर। इसके नोट कीजिए ब्रिटेन और भारत में क्या चलता है मेरे भाई? व्हाइट पेपर चलता है। कहा क्या चलता है? व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर। इटली में लिखिएगा ग्रीन बुक। इटली में क्या लिखना है? इटली में लिखिए ग्रीन बुक। इटली का क्या है? ग्रीन बुक। अगर आप पूछ ले कि फ्रांस का क्या होगा, तो लिखिएगा फ्रांस का क्या हो जाएगा? येलो बुक। फ्रांस में क्या हो जाएगा? येलो बुक। इसमें ग्रीन बुक। नीदरलैंड में चलता है क्या? ऑरेंज बुक नीदरलैंड का है, ब्रिटेन और भारत का है सफेद पेपर, व्हाइट पेपर। तो ऑरेंज बुक किसका हो जाएगा? नीदरलैंड का आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए क्या कहता है
कहता है मेरे भाई गार्जियन, गार्जियन जो है कहाँ का समाचार पत्र है। फटाफट इसका बनाइए, तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बनाइए। तो देखिए अल अहराम, अल अहराम जो है मेरे भाई कहाँ का है, यह काहिरा का है। कहाँ का है, काहिरा का है। अल अहराम कहाँ का है, काहिरा का है। उसके बाद लिखिए प्रवादा और इजिबेस्ता, नोट कीजिए। तो अगर पूछिए आपसे कि अल अहराम कहाँ का है, तो अल अहराम आपसे पूछे तो कहाँ हो जाएगा, काहिरा का, ठीक है। और प्रवादा इजिबेस्ता पूछे तो कहाँ हो जाएगा, मॉस्को का हो जाएगा। उसके बाद लिखिए डेली न्यूज, इसमें लिखिए डेली न्यूज, डेली न्यूज कहाँ का है, न्यूयॉर्क का। उसके बाद गार्जियन, गार्जियन हो गया, गार्जियन। उसके बाद लिखिए गार्जियन हो गया, तो कहाँ का, तो यह हो जाएगा आंसर लंदन का। द टाइम्स, ठीक है, तो लंदन का हो जाएगा द टाइम्स, डेली मिरर और गार्जियन सब कहाँ का है, लंदन का। प्रवादा और इजिबेस्ता कहाँ का है, मॉस्को का। डेली न्यूज न्यूयॉर्क का हो जाएगा, काहिरा का अल अहराम। सारे पर नोट कर लीजिए, समाचार पत्र है सब। कहता है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, 16 अक्टूबर को लिखिए विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को लिखिए अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य पुरस्कार। कब मनाते हैं, 5 अक्टूबर को। चलिए विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाते हैं। कहता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ थी, इसकी स्थापना 1921 में हुआ था। 1975 में लिखिए इसमें हुआ था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुआ। 64 में लिखिए यूटीआई की स्थापना होता है। 1955 में होता है एसबीआई का। 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना होता है और इसी को आगे चल के नाम बदल कर 1955 का अधिनियम के तहत जो 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का स्थापना होता है, उसका नाम बदल कर एसबीआई कर दिया जाता है। तो इंपीरियल बैंक का स्थापना 1921 में, ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 75 में, यूटीआई जो है 1964 में आ गया और एसबीआई स्थापना 1955 में। सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। चलिए चलिए क्या कहता है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है किस चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। देखिए बात करते हैं 1935 का अधिनियम में, तो नोट कीजिएगा इसमें पहला प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था किया गया और दूसरा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किसमें किया गया, 1935 में। 1853 में नोट कीजिएगा इसमें कर्मचारी के जो विभिन्न पद था उसे प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था किया गया। 1833 की बात करें तो इसमें नोट कीजिए कि इसमें जो कंपनी के अधिकार को जो 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, इसमें पूर्णतः जो है खत्म कर दिया जाता है और बढ़ाया जाता था। आंसर हो गया आपका 1800 के में 13 में 20 वर्षों के लिए पूरा इसमें खत्म कर दिया जाता है। चलिए 20वां नंबर बनाइए। तो यहाँ निकालना है धारा मेरे भाई। आज तो आप इसे आसानी से बना दीजिएगा, फिगर भी आपको याद हो गया होगा। क्या धारा निकालना है और आई निकालना है। आई बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, भी बराबर आर, ठीक है। दिया हुआ क्या चीज है, देखिए वोल्ट दिया हुआ है, भी आपका दिया हुआ है 220 वोल्ट, प्रतिरोध दिया हुआ है, ओम दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना 500 ओम दिया हुआ है, कह रहा 500 ओम प्रतिरोध है। तो कहता है धारा निकाले, तो कहता है इलेक्ट्रिक बल से कितनी धारा प्रवाहित हो रहा है, मतलब आई निकालना है बराबर भी बटा आर होता है। तो बस बैठा दीजिए 220 बटा हो गया 500, ठीक है। जब इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.44 एम्पियर। यही धारा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। आई जिसको निकालने के लिए कहे मेरे भाई
उसको क्या कीजिए, ढक दीजिए। जिसको निकालने के लिए कहे उसको क्या कीजिए, ढक दीजिए। जैसे आई नीम चौड़ाई को ढक देंगे V/R, इसको ढक देंगे तो V/I, ठीक है। बस इसको याद रखिएगा, इसे तीनों फॉर्मूला आपका निकल जाएगा। और आई निकालना V/R होता है, V दिया हुआ है कि इतना वोल्ट से जो है स्रोत से जुड़ा जाता है और इतना प्रतिरोध जो है करता है। तो फटाफट आंसर नोट कर लीजिए इसको। और ये था मेरे भाई आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, और सारे न्यूमेरिकल को जगह नोट कर लीजिएगा। अगर आज का वीडियो मेरे भाई पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब